Hello dear bankers, I Purva welcome you all to this EduTabs platform. In the today's session, we are going to discuss about प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नवंबर 2025 में जो आपका पेपर हुआ था उसके क्वेश्चंस को हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे फॉर द सब्जेक्ट एएफएम अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स। तो आपको भी पता है कि जो एग्जामिनेशन है उसका क्वेश्चन पेपर हमारे पास अवेलेबल नहीं होता है। सो ऑन द बेसिस ऑफ मेमोराइजेशन हमने कुछ क्वेश्चंस जो हैं उनको फ्रेम किया है एंड देन आज हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। Before starting the topic, I would like to tell you that EduTab has launched a few courses to accelerate your exam preparation, which includes Bankers Capsule course, Super Crash course and Test series. Bankers Capsule course एक ऐसा कोर्स जहां पर आपको आपके मॉड्यूल्स की रिकॉर्डेड वर्जन्स मिल जाएंगे और उसकी हेल्प से आप अपनी एग्जाम प्रिपरेशन कवर कर सकते हैं। सुपर क्रैश कोर्स एक ऐसा कोर्स जहां पर आपको 24 लाइव क्लासेस में आपके सिलेबस के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करवाया जाएगा। और टेस्ट सीरीज उन एस्पिरेंट्स के लिए जिनकी एग्जाम प्रिपरेशन हो चुकी है और उनको एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यूज की प्रैक्टिस अब करनी है। तो इन कोर्सेज के बारे में और डिटेल्स और कैसे एनरोल करना है आई वुड टेल यू एट द एंड ऑफ दिस सेशन, बट फॉर नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 1. The question number 1 is the convention of prudence also called conservatism. Conservatism या convention of prudence क्या थी? It is the policy of playing safe. ठीक है ना? Policy of playing safe का मतलब क्या है कि अगर हम आज किसी लॉस को एंटिसिपेट कर पा रहे हैं, अगर हमें लग रहा है कि फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला है, तो एंटिसिपेटेड लॉसेस के लिए, है ना, फॉर एंटिसिपेटेड लॉसेस मेक प्रोविजंस, ठीक है, एंड इग्नोर if there is any anticipated gain coming into the business. अगर आपको कोई फ्यूचर में anticipated gain होने के चांसेस हैं तो उसे इग्नोर करो, बट anticipated losses के लिए प्रोविजन बनाकर चलो. So it is a fundamental accounting guideline that requires all accountants to exercise caution while recording business transaction and recognizing income or asset. Which of the following is not a part of the convention of prudence? क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बिल्कुल पार्ट है। वैल्यूइंग क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, ये भी बिल्कुल इसका पार्ट है। रिकॉर्डिंग अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को पहले आप कभी भी रिकॉर्ड नहीं करोगे, प्रोविजन बनाना भी इसी का पार्ट है। यानी आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा ऑप्शन सी। क्लियर है आपको? क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज AS10 से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है कि AS10 रिलेट्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज ऑफ अकाउंटिंग। तो AS10 हमारा होता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के लिए जो AS है दैट इज AS10। और अगर इसका इंड AS बोलें तो इसका इंड AS क्या है? इंड AS इसका 16 है। क्लियर? बाकी तीनों AS आप मुझे बताएंगे कि फॉरेन एक्सचेंज अकाउंटिंग का AS क्या है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन का AS क्या है और चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज का क्या AS है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, a check deposited by the business but not yet collected by the bank will cause. अब अगर एक चेक जो है, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम योर BRS, है ना, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। अगर एक चेक जो है वो आपने डिपॉजिट करवा दिया, चेक डिपॉजिट करवा दिया तो यानी आप कैश बुक में उसको प्लस कर चुके हो, बट बैंक ने अभी कलेक्ट नहीं करा, यानी पासबुक में उसकी कोई भी एंट्री नहीं हुई। तो इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से बैलेंस ऑफ कैश बुक ज़्यादा होगा, बैलेंस ऑफ पासबुक ज़्यादा होगा, या दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। तो इस केस में कैश बुक में कोई एडिशन हुई हुई है लेकिन पासबुक में वो एडिशन नहीं हुई हुई, जिस वजह से आपका कैश बुक का बैलेंस जो है वो पासबुक के बैलेंस के कंपैरेटिवली ज़्यादा आएगा, यानी आपका ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। फिर से BRS का क्वेश्चन है, आपको कैश बुक का बैलेंस गिवन है और आपको पासबुक का बैलेंस निकालना है। कैश बुक का बैलेंस आपको 40,000 डेबिट यानी फेवरेबल बैलेंस गिवन है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। कैसे लिखते हैं हम लोग? बैलेंस एज पर
कैश बुक। तो बैलेंस एज पर कैश बुक हमारा कितना है, 40,000 है। चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड अमाउंटेड टू 12,000। कोई चेक्स हैं जो इशू कर दिए गए हैं लेकिन पेमेंट के लिए अभी प्रेजेंट नहीं हुए हैं, तो वो 12,000 के हैं। तो उनको यहाँ पर आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, क्योंकि आप इन्हें ऑलरेडी क्या कर चुके हो, माइनस कर चुके हो, और आपके पास कैश बुक का बैलेंस गिवन है। तो आप चेंजेस भी कहाँ कर सकते हो, आप चेंजेस भी कर सकते हो कैश बुक में, है ना। तो चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट वाले 12,000 आपके पास क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। बैंक चार्जेस थे, बैंक ने बैंक चार्जेस लिए, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं थी, अभी पता चला है। तो जैसे ही आपको पता चला, आपने अपने बैंक चार्जेस जो 1,000 के हैं उन्हें माइनस कर दिया। यानी आपका बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक आपका कितना होना चाहिए, 51,000, यानी ऑप्शन ए होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। बिल्स ऑफ एक्सचेंज प्रॉमिसरी नोट से रिलेटेड क्वेश्चन है। पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि क्या है बिल्स ऑफ एक्सचेंज और क्या है हमारा प्रॉमिसरी नोट। अकाउंटिंग पर्पजेस से तो दोनों सेम है, लेकिन थ्योरेटिकली इनमें कुछ फर्क है, कुछ डिफरेंस है। एक ट्रांजैक्शन हुई, मान लीजिए ए और बी के बीच में, ए ने बी को सेल करे गुड्स। तो ए ने बी को पेमेंट के लिए एक बीआर इशू करके दिया, यानी बिल्स रिसीवेबल इशू करके दिया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज इशू करके दिया फॉर 2 मंथ्स। ठीक है, बी क्या करेगा, बी इसको एक्सेप्ट कर कर वापस कर देगा ए को। ठीक है, तो इस केस में ए कौन है, ए हमारे पास ड्रॉर है जिसने बिल को लिखा है। बी ने बिल को एक्सेप्ट करा है, तो बी कौन है, बी हमारा ड्रॉई है। क्लियर हो गया। और पेमेंट भी किसको रिसीव हो रही है, ए को, तो पेई भी कौन है हमारा, पेई भी हमारा ए है। क्लियर होगी। यहाँ पर ए ने बी को बी आर इशू दिया करके दिया था, यानी ये एक अनकंडीशनल ऑर्डर है। क्लियर। हमने क्या बोला है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज कब अराइज होता है, जब ए और बी दो पर्सन्स हैं, उनके बीच में कुछ ट्रांजैक्शन हुई, ए ने बी को कुछ सेल किया, और सेल करने पर ए ने बी को बीआर इशू करके दिया कि इतने टाइम के बाद आप मुझे पेमेंट कर दोगे। यहाँ पर 2 मंथ्स का बीआर इशू किया गया। बी का काम क्या है, बी ने उस बीआर को जैसे एक्सेप्ट करना और एक्सेप्ट कर कर ए को वापस कर देना है। तो ए ने जब बी को बोला कि आप 2 महीने के बाद पेमेंट करोगे, इसका मतलब ए ने एक अनकंडीशनल ऑर्डर जो है वो बी को दिया है। ए ने बिल को बनाया है, तो ए कौन होगा, ड्रॉर होगा। बी ने बिल को एक्सेप्ट करा है, तो बी कौन होगा, ड्रॉई होगा। और पेमेंट किसको रिसीव होगी, यहाँ पर पेमेंट भी ए को रिसीव हो रही है, तो ए पेई भी होगा। पार्टीज कितनी इन्वॉल्व हुई यहाँ पर, 3। अब बात करते हैं प्रोमिसरी नोट की। प्रोमिसरी नोट में सेम ट्रांजैक्शन ले लो कि ए और बी दो पार्टीज थी, ए ने बी को कुछ सेल करा है। अब बी आर जो है ए नहीं लिख के दे रहा, प्रोमिसरी नोट लिखा जा रहा है बाय बी। बी प्रॉमिस कर रहा है कि वो 2 महीने के बाद पेमेंट कर देगा। बिल किसने बनाया, बिल बनाया, प्रॉमिसरी नोट किसने बनाया, बी ने। तो बिल का ड्रॉर कौन हुआ, वो हुआ बी। और साथ ही साथ पेमेंट किसको रिसीव होगी, पेमेंट रिसीव होगी ए को, तो पेई कौन हुआ, ए हुआ। यहाँ पर जब बी खुद ही प्रॉमिस कर रहा है, तो वहां पर जो है हमारे पास एक्सेप्टेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, और दिस वुड बी कॉल्ड एन अनकंडीशनल प्रॉमिस। ठीक है, पार्टीज कितनी इन्वॉल्व हुई, पार्टीज 2 इन्वॉल्व हुई। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हमारे को 2 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3, 3 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में लिखा है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज कंटेन्स एन अनकंडीशनल ऑर्डर। ठीक बात है। वेयर एज अ प्रोमिसरी नोट इज अनकंडीशनल प्रॉमिस टू पे। दोनों ही बातें ठीक है, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 में लिखा है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज यूजुअली इन्वॉल्व 3 पार्टी, ड्रॉर, ड्रॉई, पे। ठीक है, हमने अभी पढ़ा, यही होता है। और प्रोमिसरी नोट में 2 ही पार्टीज होती हैं, मेकर एंड पे या ड्रॉर एंड पे। ये भी आपकी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है।
इन प्रोमिसरी नोट द लायबिलिटी ऑफ द मेकर इज प्राइमरी एंड एब्सोल्यूट। बिल्कुल, जब खुद ही प्रॉमिस कर कर दे रहे हो तो आपकी लायबिलिटी जो है वो एब्सोल्यूट है, कंफर्म्ड है। लेकिन बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉई की लायबिलिटी प्राइमरी तब बनेगी जब वो उसको एक्सेप्ट करेगा। तो ये भी बात बिल्कुल ठीक है कि एक्सेप्टेंस के बिना बिल्स ऑफ एक्सचेंज वैलिड नहीं होगा। तो यानी आपकी तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अमंग द फॉलोइंग विच इज कंसिडर्ड अ नॉन कैश एक्सपेंस। नॉन कैश एक्सपेंस मतलब जहां पर आपका बिजनेस से कैश आउटफ्लो नहीं हो रहा, यानी एक ऐसा एक्सपेंस जो आपके अकाउंटिंग प्रॉफिट्स को तो रिड्यूस कर रहा है बट उसकी वजह से बिजनेस से कोई एक्चुअल में कैश आउटफ्लो नहीं हो रहा। तो आपको ऑप्शंस में से बताना है, वेजेस पेड तो कैश में पे हुई, डेप्रिसिएशन चार्ज जो है दैट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस फॉर यू। तो डेप्रिसिएशन जो है वो आपका नॉन कैश एक्सपेंस होगा। इंटरेस्ट पेड कैश में है, इलेक्ट्रिसिटी बिल की पेमेंट कैश में है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। AS11 relates to which of the following accounting areas? AS7 इनमें से किससे रिलेटेड है? तो AS11 हमारा रिलेटेड है फॉरेन एक्सचेंज रेट से, क्योंकि वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री का तो AS2 है, इंड AS भी 2 है। फिक्स्ड एसेट्स के लिए हमारा AS10 है और इंड AS जो है वो हमारा यहाँ पर 16 है। ठीक है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन का एएस मैंने आपको भी पहले भी पूछा है, तो आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू, आप बताओगे कि रेवेन्यू रिकॉग्निशन का एएस क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8, अ बिजनेस रिसीव्स अ चेक ऑफ 50,000 फ्रॉम मिस्टर अर्जुन टुवर्ड्स अ सेटलमेंट ऑफ हिज ड्यूज। विच अकाउंट्स आर इन्वॉल्व्ड एंड व्हाट इज द करेक्ट जर्नल एंट्री फॉर द सेम। ठीक है, तो अगर चेक से पेमेंट हुई है तो दो अकाउंट हुए, एक हमारा अकाउंट हुआ बैंक अकाउंट और एक हमारा अकाउंट हो गया अर्जुन का अकाउंट। अर्जुन का अकाउंट पर्सनल है, तो पर्सनल अकाउंट में अर्जुन क्या है, गिवर है या रिसीवर है? अर्जुन मेरा गिवर है। अर्जुन गिवर है तो अर्जुन को कर दो क्रेडिट, और बैंक में पेमेंट आ रही है तो बैंक को क्या कर दो? डेबिट। डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी मेरी सेकेंड एंट्री जो है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगी। Question number 9, company sells goods worth rupees 5 lakh to a customer on credit. AS9 के हिसाब से रेवेन्यू रिकॉग्निशन का जो AS है AS9, उसके हिसाब से कस्टमर को हमने जो गुड्स दिए हैं वो रिटर्न बेसिस पर दिए हैं, अगर वो 30 डेज के टाइम पीरियड में गुड्स को रिटर्न कर सकता है। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो इसके लिए सुटेबल रहेगा, कि कब रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए। जब गुड्स डिस्पैच हुए? नहीं, जब आपका 30 डेज का पीरियड खत्म हो गया, क्योंकि आपने गुड्स यहाँ सेल ऑन अप्रूवल बेसिस कह सकते हो, आपने सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पर गुड्स को सेल किया है, तो जब या तो आपका बायर कंफर्म कर देगा कि अब उसको गुड्स को रिटर्न नहीं करना है, या फिर जब वो पीरियड एक्सपायर हो जाएगा, जितने टाइम पीरियड तक उसको हमने मतलब एक टाइम पीरियड दिया हुआ है कि इतने टाइम में गुड्स रिटर्न कर दे, तो जब वो टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा तब आपका जो है यहाँ पर रेवेन्यू जो है वो रिकॉग्नाइज कर दिया जाएगा। ऑप्शन बी आपका होगा एट द एंड ऑफ 30 डेज आफ्टर द राइट ऑफ रिटर्न एक्सपायर्स। क्वेश्चन नंबर 10 इज कि आपको बताना है कि AS26 इंटेंजिबल एसेट से रिलेटेड यहाँ पर कौन सा एक्सपेंडिचर है। तो एक और AS आपका रिवाइज हो गया, AS26 किसका है? इंटेंजिबल एसेट्स का AS है। ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं? ऑप्शन नंबर 1 इज रिसर्च फेज एक्सपेंडिचर ऑन डेवलपिंग अ न्यू ड्रग, गुडविल जनरेटेड इंटरनली ड्यू टू एक्सीलेंट मैनेजमेंट, cost incurred in the development phase of a new software that is expected to generate future economic benefit and meet the recognition criteria, और advertisement proportional expenses अगर आपने किए हैं तो किसी प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए जो नया सॉफ्टवेयर आप बना रहे हो उसको डेवलप करने के लिए जो खर्चा होगा वो आपके लिए इंटेंजिबल एसेट की तरह यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया जाएगा, यानी ऑप्शन सी। Question number 11, a company borrows 2 crores at 12% interest to construct a qualifying asset. Construction 1 April से स्टार्ट हो रही है और थ्रू आउट द ईयर जो है कंस्ट्रक्शन कंटिन्यू रही।
द लोन इज एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर दिस एसेट एज पर AS 16। एक और AS आ गया। AS 16 किससे रिलेटेड है? बोरोइंग कॉस्ट से रिलेटेड AS है। तो वो बोल रहे हैं कि इस कॉस्ट को कैसे ट्रीट करना है। क्वालिफाइंग एसेट है जिसकी आपकी कंस्ट्रक्शन जो है वो आपकी अब स्टार्ट हुई है ना। तो कंपनी ने जो कंस्ट्रक्शन के लिए एक फैक्ट्री बिल्डिंग के लिए अगर कोई लोन बोरो किया है, उसकी बोरोइंग कॉस्ट में जो इंटरेस्ट है उसको भी आप कैपिटलाइज करोगे फ्रॉम द डेट जब एक्टिव कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगी। दिस इज रिटन इन योर AS 16 कि आप इंटरेस्ट को कैपिटलाइज कर कर चलोगे। कब से? जब से एक्टिव कंस्ट्रक्शन जो है वो उस प्रोजेक्ट की स्टार्ट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12 इज रेंट पेड फॉर अप्रैल इज पेड ऑन 28 मार्च। आपने 28 मार्च को एडवांस में रेंट पे कर दिया। अगर आपने एडवांस में रेंट पे किया तो उसको हम अकाउंटिंग टर्म्स में क्या कहते हैं? उसको हम अकाउंटिंग टर्म्स में कहते हैं प्रीपेड रेंट। ठीक है, आपने रेंट प्रीपे कर दिया तो उसकी वजह से जो आपकी रेंट की ऑब्लिगेशन है वो कम हो गई है ना, एडवांस में देने से। रेंट रेंट मेरे पास क्या है? रेंट मेरे पास एक नॉमिनल अकाउंट है। वैसे तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस के हिसाब से रेंट डेबिट होना चाहिए, बट यहाँ पर रेंट डिक्रीज कर रहा है जिस वजह से रेंट को हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। और प्रीपेड रेंट जो है वहाँ पर आपका अमाउंट जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है। ये आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, तो आपका यहाँ पर ये अकाउंट रिसीवर होते हुए क्या हो जाएगा? डेबिट, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, प्रीपेड रेंट टू रेंट अकाउंट। क्लियर हो गई है एंट्री। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। एक मशीन है जो कि 5 लाख की है, उसकी यूजफुल लाइफ 5 इयर्स है, स्क्रैप वैल्यू 50,000 है, आपको डेप्रिसिएशन निकालना है अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड में हमारा डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या रहता है? डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला रहता है कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ यूजफुल लाइफ। तो कॉस्ट ऑफ एसेट हमारी 5 लाख है, स्क्रैप वैल्यू इज 50,000 एंड नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ यूजफुल लाइफ इज 5, यानी कि 4,50,000 डिवाइड बाय 5। तो आपके पास डेप्रिसिएशन क्या आ जाएगा? आपका डेप्रिसिएशन आ जाएगा 90,000 पर ईयर का डेप्रिसिएशन, यानी ऑप्शन ए। क्लियर है आपको कैलकुलेशन? सिंपल सा स्ट्रेट लाइन मेथड का फॉर्मूला है, फॉर्मूला अप्लाई करके हमें डेप्रिसिएशन की वैल्यू पता चल गई है। Question number 14 is a machine cost 4 lakh and depreciation is charged 20% per annum on written down value method। तो आपको एसेट की वैल्यू निकालनी है एट द एंड ऑफ 2 years। अब रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में क्या होता है? आपको हर साल जो आपकी बुक वैल्यू होती है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होता है। तो हम देखते हैं यहाँ पर एक साइड डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं और एक साइड बुक वैल्यूज निकाल लेते हैं। फर्स्ट ईयर में क्या होगा? फर्स्ट ईयर में आपका डेप्रिसिएशन लगेगा 4 लाख के ऊपर 20%, यानी कि आपने फर्स्ट ईयर में कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करा? 80,000। तो 4 लाख आपकी एसेट की वैल्यू थी, 80,000 आपने उस पर डेप्रिसिएशन लगा दिया, यानी आपकी एसेट की बुक वैल्यू कितनी आ गई? इट इज़ 3,20,000। सेकेंड ईयर में क्या होगा? सेकेंड ईयर में आपका इसी 3,20,000 के ऊपर 20% कैलकुलेट किया जाएगा, यानी कितना आ जाएगा? 64,000। 3,20,000 में से 64,000 को हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो यानी कि मेरे पास 2,56,000 जो है वो बुक वैल्यू आ जाएगी एट द एंड ऑफ ईयर 2। तो मेरे पास फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा इसके लिए। क्लियर है आपको? अगर आपको सेकेंड ईयर में डेप्रिसिएशन पूछा जाता तो 64 आंसर था। अगर आपको बुक वैल्यू पूछी गई है एट द एंड ऑफ ईयर 2 तो वो आपके लिए कितनी आ गई है? 2,56,000 आपकी बुक वैल्यू यहाँ पर आ गई है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हेन एन एक्सेप्टर पेज अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज बिफोर इट्स एक्चुअल डेट। एक्चुअल डेट से पहले अगर आपको पेमेंट मिल जाती है तो एक डिडक्शन दी जाती है, उसको कम पैसों में सेटल कर लिया जाता है। तो उस रिडक्शन को क्या बोला जाता है? उससे बोला जाता है रिबेट ऑन बिल। ठीक है, ऑप्शन बी।
क्वेश्चन नंबर 16, एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज अगर बैंक में कलेक्शन के लिए भेजा जाएगा तो ड्रॉअर क्या जर्नल एंट्री पास करेगा। सारी जर्नल एंट्री समझ लेते हैं ड्रॉअर की बुक्स में। ड्रॉअर की बुक्स में सारी जर्नल एंट्रीज देख लेते हैं। जब बीआर को इशू किया गया, है ना, जब बीआर को इशू किया गया तो क्या जर्नल एंट्री करी। जर्नल एंट्री इन्होंने करी बीआर अकाउंट डेबिट टू, जो ड्रॉई है, ड्रॉई का अकाउंट आ जाएगा। फिर जब बीआर आपका बिल सेंट फॉर कलेक्शन हुआ, जब आपने इस बिल को बैंक में भेजा कलेक्शन के लिए, तो एंट्री हो जाएगी बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, है ना। और फिर जब आपको इससे पेमेंट रिसीव होगी, इस पर्टिकुलर बिल से जब आपको पेमेंट रिसीव होगी तो एंट्री क्या होगी, एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट, है ना। बैंक को डेबिट कर दोगे और बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे। तो यहाँ पर आपको ये एंट्री पूछे कि जब बैंक में आप बिल भेजोगे कलेक्शन के लिए तो क्या एंट्री होगी, तो आप यहाँ पर बिल सेंड फॉर कलेक्शन टू बीआर बिल्स रिसीवेबल थर्ड एंट्री कर कर चलोगे। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर आंसर होगा। क्लियर है आपको एंट्रीज। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। एक मशीन जो आपने परचेज करी 12 लाख की, उसकी रेजिडुअल वैल्यू 2 लाख है, टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी 1 लाख यूनिट्स है और फोर्थ ईयर में मशीन ने 18,000 यूनिट्स जो है प्रोड्यूस किए। आपको डेप्रिसिएशन निकालना है अंडर यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड। तो यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड में हमारा डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या रहता है। डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला रहता है एक्चुअल प्रोडक्शन, क्योंकि यहाँ जो डेप्रिसिएशन है वो प्रोडक्शन बेस्ड रहता है। एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन मल्टीप्लाई बाय डेप्रिसिएबल वैल्यू ऑफ एसेट। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय डेप्रिसिएबल वैल्यू ऑफ एसेट। तो यानी कि मुझे पहले डेप्रिसिएबल वैल्यू ऑफ एसेट निकालनी पड़ेगी। वो कितनी हो जाएगी, 12 लाख आपकी एसेट की वैल्यू थी, 2 लाख स्क्रैप थी, यानी कि डेप्रिसिएबल वैल्यू कितनी आ गई, 10 लाख आ गई। एक्चुअल प्रोडक्शन आपने कितनी करी है, एक्चुअल प्रोडक्शन आपने 18,000 यूनिट्स की करी है। एक्सपेक्टेड एस्टिमेटेड जो प्रोडक्शन है वो कितनी थी, 1 लाख थी। और डेप्रिसिएबल वैल्यू ऑफ द एसेट यानी इसको 10 लाख से आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई, तो आपका डेप्रिसिएशन आ जाएगा 1,80,000, ऑप्शन डी। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एरर ऑफ प्रिंसिपल है, ना कि क्लेरिकल या फिर पोस्टिंग मिस्टेक। तो अ क्रेडिट परचेज ऑफ 12,000 रॉन्गली पोस्टेड, आपने जो परचेज है उसको गलती से स्टार ट्रेडर्स थी सन ट्रेडर्स के उसमें कर दिया, तो ये आपका एरर ऑफ कमीशन होता है, जिसको हम पोस्टिंग रिलेटेड एरर्स बोलते हैं। देन कैश रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर करेक्टली एंटर इन द कैश बुक, लेकिन आपने कस्टमर अकाउंट की डेबिट साइड पोस्ट कर दिया इंस्टेड ऑफ क्रेडिट, ये भी आपका पोस्टिंग का एरर है, ये भी आपका एरर ऑफ कमीशन है। एक्सपेंडिचर आपने कोई इनकर किया था टू ओवरहॉल अ मशीनरी, टू इंस्टॉल अ मशीनरी, और ताकि उस मशीनरी की यूजफुल लाइफ जो है वो इंक्रीज हो सके, आपने उसे रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस अकाउंट में ऐड कर दिया। देखिए, जब कोई भी यूजफुल लाइफ को बढ़ाने के लिए, अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए किया जाता है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। और अगर वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है तो उसको एसेट अकाउंट में आपको जो है डेबिट करना है, आपको रिपेयर्स अकाउंट में डेबिट नहीं करना है। रिपेयर्स अकाउंट में डेबिट करने का मतलब है आपने इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया, जो कि एक गलत अप्रोच है। तो ये आपका आंसर होगा, दिस इज योर एरर ऑफ प्रिंसिपल। आपने यहाँ पर प्रिंसिपल की गलती की है, कैपिटल रेवेन्यू का डिस्टिंक्शन आपने ठीक से नहीं किया। सेल्स इनवॉइस 8500 का था, 5800 रिकॉर्ड कर दिया, ये भी आपका एरर ऑफ कमीशन ही होगा। ठीक है, ऑप्शन सी आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 19, एरर ऑफ कमीशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया।
Treating the purchase of office furniture as a routine office expense, thereby violating the capital revenue act distinction, ये तो अभी पिछले वाली जैसी गलती है, तो ये आपका क्या था, ये तो आपका एरर ऑफ प्रिंसिपल था. Recording a credit side of 15,000 to Mr. Arjun correctly in the sales book, but posting the amount to the account of Mr. Arvind in the ledger. आपने अर्जुन के अकाउंट में एंट्री करनी थी, आपने अरविंद के अकाउंट में एंट्री कर दिया है. ये आपका क्या है, एरर ऑफ कमीशन है, रॉन्ग पोस्टिंग का एरर है. कंप्लीटली ओमिटिंग, तो ये आपका एरर ऑफ ओमिशन है. ओमिशंस भी आपकी दो टाइप की होती हैं, कंप्लीट और पार्शियल, तो ये आपकी कंप्लीट ओमिशन है. फोर्थ इज रिकॉर्डिंग द परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एज एसेट बाय मिसअंडरस्टैंडिंग द ट्रांजेक्शन इटसेल्फ. रॉ मटेरियल खरीदा था, एसेट मान लिया, प्रिंसिपल की गलती है, एरर ऑफ प्रिंसिपल. तो क्वेश्चन में एरर ऑफ कमीशन पूछा, एरर ऑफ कमीशन आपका बी है, आंसर भी आपका बी हो जाएगा. क्लियर हो गए. 20th क्वेश्चन देखते हैं. एक बिल आपने ड्रॉ किया है 23 नवंबर 2024 को 2 महीने के लिए. एक्चुअल ड्यू डेट आपको इसकी निकालनी है. अगर आपने एक बिल ड्रॉ किया है 23 नवंबर 2024 को 2 महीने के लिए, 2 मंथ्स के लिए, तो इसमें 2 मंथ्स ऐड कर दो. नवंबर में 2 मंथ्स ऐड कर दो, जनवरी हो गया, 23 का 23 रह जाएगा, 24 का 25 बन जाएगा. अब 23 जनवरी 2025 हो गया, तो इसमें आपको 3 डेज ग्रेस के ऐड करने हैं. जैसे ही मैंने 3 डेज ग्रेस के ऐड करे, ये बन गया 26 जनवरी. 26 जनवरी तो मेरा पब्लिक हॉलीडे है. अगर ये मेरा पब्लिक हॉलीडे है, तो उससे एक दिन पहले प्रीसीडिंग डे जो है, ये प्रीवियस डे बिल में चौर हो जाएगा, यानी मेरा आंसर आ जाएगा 25 जनवरी 2026, सॉरी 2025, फर्स्ट ऑप्शन. ठीक है. 21 इशूड कैपिटल ऑफ द कंपनी कैन नॉट एक्सीड. अब देखिए एक हियरार्की होती है, सबसे पहले होती है ऑथराइज कैपिटल, जो ऑथराइज बाय द आर्टिकल्स होती है. ठीक है ना. ऑथराइज कैपिटल के आगे दो पार्ट होते हैं, इशूड और अनइशूड. फिर इशूड में से भी आपके पास दो पार्ट होते हैं, पेड अप, नहीं, सब्सक्राइब्ड, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल. फिर सब्सक्राइब्ड में आपके दो पार्ट्स होते हैं, पेड अप, अनपेड अप. ठीक है ना. तो इशूड कैपिटल का पूछ रहे हैं कि इशूड कैपिटल किससे ज़्यादा नहीं हो सकती. इनसे तो ज़्यादा ही होएगी, अपनी ऑथराइज कैपिटल से ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि ऑथराइज कैपिटल तो मैक्सिमम लिमिट है, उससे ज़्यादा तो वैसे भी कैपिटल कभी आप इशू नहीं कर सकते. 22 क्वेश्चन आपको अकाउंटिंग इक्वेशन पूछी है कि अकाउंटिंग इक्वेशन इनमें से कौन सी है. तो अकाउंटिंग इक्वेशन सिंपल है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल. तो ऑप्शन देख लो, आपका ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पर सही से बता रहा है अकाउंटिंग इक्वेशन को. 23rd क्वेश्चन में आपको पूछा है कि कैपिटल निकालो बिजनेस की. आपको एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में इंफॉर्मेशन है. यहाँ पर टोटल एसेट्स निकाल लेते हैं. टोटल एसेट्स मेरी 250 प्लस 42 90 प्लस 110 इट इज़ 4 लाख. और टोटल लाइबिलिटीज मेरी यहाँ पर कितनी दी हुई है, 1,70,000. अभी हमने अकाउंटिंग इक्वेशन देखी है, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल. एसेट्स मेरे पास कितनी है, एसेट्स मेरे पास 4 लाख है, लाइबिलिटीज मेरे पास 170 है, और कैपिटल मुझे निकालनी है. तो 170 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो मेरी कैपिटल कितनी आ जाएगी, 230, यानी ऑप्शन ए. ठीक है.
24th क्वेश्चन आपको ये बोल रहे हैं कि बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टुडे डिपेंड्स हेविली ऑन द कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम टू प्रोसेस द ट्रांजैक्शन एक्यूरेटली एंड क्विकली. ठीक है. दिस सिस्टम एनेबल रियल टाइम रिपोर्टिंग, एफिशिएंट डाटा स्टोरेज एंड ऑटोमेटेड रिकंसिलिएशन. हाउएवर व्हाइल कंप्यूटराइजेशन हैज ट्रांसफॉर्म द अकाउंटिंग प्रोसेस, कुछ ड्रॉबैक्स, कुछ लिमिटेशंस भी हैं जिसके बारे में बैंकर्स को अवेयर रहना है. इनमें से कौन सी कंप्यूटराइजेशन की एडवांटेज नहीं है? नॉट एन एडवांटेज आपको बतानी है. स्पीड एक्यूरेसी एडवांटेज है, मैनुअल एरर्स में रिडक्शन एडवांटेज है, कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ फ्रॉड एंड मैनिपुलेशन रिस्क एडवांटेज है, एंड इंटरेस्ट जनरेशन ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट एंड स्टेटमेंट्स, ये भी आपका इंस्टेंट जनरेशन, ये भी आपकी एडवांटेज है. लेकिन यहाँ पर कंप्लीट एलिमिनेशन लिखा है. देखो कंप्लीटली तो एलिमिनेट नहीं होता, कुछ ना कुछ फ्रॉड मैनिपुलेशन रिस्क रह जाते हैं, तो ये आपकी एडवांटेज नहीं है. 25th question. During the years Messrs Vedika traders purchased new machinery worth rupees 2 lakh and sold an old machinery for 50,000. फर्म ने कुछ एडिशनल शेयर्स भी इशू करे 1 लाख के और टर्म लोन रीपे करा है 60,000 का. फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाते हुए कुछ इंक्रीज डिक्रीज इन कैपिटल को अकाउंटेंट ने क्लासिफाई किया और सोर्सेज और यूजेस ऑफ फंड्स जो है वो निकाल लिए. तो फंड फ्लो एनालिसिस के हिसाब से आपको मोस्ट एक्यूरेट जो है ट्रीटमेंट बताना है. एक बार हम भी फंड फ्लो स्टेटमेंट बना लेते हैं. ठीक है. फंड फ्लो स्टेटमेंट, इस साइड हमारे पास क्या आते हैं? सोर्सेज ऑफ फंड. इस साइड हमारे पास क्या आते हैं? यूजेस ऑफ फंड. ऐसे ही होता है. सोर्सेज ऑफ फंड कब कब होंगे? जब आपकी लायबिलिटी में इंक्रीज होगा या फिर आपकी एसेट में डिक्रीज होगा. यूज ऑफ फंड आपका कब होगा? जब आपकी लायबिलिटी कम हो जाएगी या फिर आपने एसेट्स को बढ़ा दिया. तो आपने जब मशीनरी खरीदी तो उसकी वजह से आपकी एसेट बढ़ गई, तो वो आपका यूज ऑफ फंड है. परचेज ऑफ मशीनरी कितना? 2 लाख रुपीज. सेल ऑफ मशीनरी 50,000 आपका सोर्स ऑफ फंड हो जाएगा. फिर आपने शेयर्स इशू करे हैं तो आपकी लायबिलिटी बढ़ रही है ना. इशू ऑफ शेयर्स 1 लाख और टर्म लोन रीपे कर दिया, आपकी लायबिलिटी कम हो गई. टर्म लोन रीपेड, लायबिलिटी हो गई 60,000. इधर का टोटल आ गया आपका 260 और इधर का टोटल आपका 150 आ रहा है ना. यानी 110,000 का आपका डिफरेंस आ रहा है. आपका इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल हो गया. इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल का मतलब एसेट में इंक्रीज हो गया. तो एसेट का इंक्रीज है क्योंकि ये यूज ऑफ फंड है, सोर्स ऑफ फंड नहीं है. तो आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा. गलती से ऑप्शन ए जो है अगर आप कर दोगे तो वो आंसर गलत हो जाएगा. Question number 26. In a banking environment, every transaction affects a customer account is supported by a proper voucher. These vouchers help in posting entries to the respective ledgers and serve as an evidence for auditing. Which of the following transactions would require preparation of a debit voucher in the bank? Debit voucher मतलब जब पैसा बाहर जाएगा बैंक से. तो cash deposited by the customers? No. इंटरेस्ट क्रेडिटेड? नो. विड्रॉल ऑफ कैश? यस. तो ये आपका डेबिट वाउचर है. ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा. Question number 27 is a newly established company, Messrs Horizon Infrastructure Limited, plans to set up a large manufacturing plant. एक नया प्लांट सेटअप करने की बात कर रहे हैं जिसमें इनिशियली 100 करोड़ रुपीस लगने वाले हैं इन द लैंड, बिल्डिंग एंड हैवी मशीनरी. प्रोजेक्ट से आपको लंबे टाइम पीरियड के लिए रेवेन्यूज जनरेट होंगे. तो कौन सा सोर्स ऑफ फाइनेंस जो है इस न्यू इन्वेस्टमेंट के लिए ज़्यादा सुटेबल, ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा? ट्रेड क्रेडिट, पब्लिक डिपॉजिट्स, लॉन्ग टर्म डिबेंचर्स और इक्विटी कैपिटल या फिर बैंक ओवरड्राफ्ट. तो देखिए बड़ा प्रोजेक्ट है, लार्ज लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, लॉन्ग टर्म रेवेन्यूज आने वाले हैं, यानी कि लॉन्ग टर्म फंड्स को ही इशू यहाँ पर करना चाहिए. तो दिस इज शॉर्ट टर्म, दिस इज शॉर्ट टर्म एंड दिस इज शॉर्ट टर्म. तो आपके पास ऑप्शन क्या आ जाएगा? लॉन्ग टर्म डिबेंचर्स और इक्विटी कैपिटल, यानी ऑप्शन सी. Moving ahead, question number 28. In the books of a partnership firm, the profit and loss appropriation account is prepared after the profit and loss account to show the distribution of profits among the partners. बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद एक एप्रोप्रिएशन यानी डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट बनाया जाता है जिसकी हेल्प से जो प्रॉफिट है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड कौन सी आइटम आएगी?
सो लेट अस डिस्कस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एक बार फॉर्मेट को ही हम डिस्कस कर लेते हैं। एप्रोप्रिएशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, तो जो प्रॉफिट्स आपको हुए हैं उन्हें यहाँ पर क्या किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। आपके पास जो नेट प्रॉफिट्स होंगे जो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आए हैं वो सबसे पहले यहाँ ट्रांसफ़र किए जाएंगे बाय नेट प्रॉफिट्स। फिर अगर कोई रिजर्व्स में ट्रांसफ़र करना है तो टू ट्रांसफ़र टू रिजर्व। देन आपने कोई पार्टनर को सैलरी दी है, कोई आपने पार्टनर को कमीशन दी है, ठीक है, कोई आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड बाय देम, आपने अगर कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है। उसके बाद अगर आपको कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मिला है, जो पार्टनर ड्राइंग्स करेंगे उस पे आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रिसीव होगा, वो आपका क्रेडिट साइड आ जाएगा। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड एक्सपेंसेस और क्रेडिट साइड इनकम्स आती है, वैसे ही यहाँ पर भी रिकॉर्डिंग की जाएगी। पार्टनर की सैलरी आ गई, पार्टनर की कमीशन आ गई, उसके बाद आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया, ट्रांसफर टू रिजर्व्स आ गए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर प्रॉफिट जो है टोटल किया जाता है, प्रॉफिट बचता है तो वो इस साइड आ जाता है और लॉस बचता है तो वो इस साइड आ जाता है। प्रॉफिट और लॉस पार्टनर्स को उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो अभी पूछ रहे हैं क्वेश्चन में कि क्रेडिट साइड क्या आएगा, तो क्रेडिट साइड इनमें से क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आएगा। ऑप्शन ए। Question number 29. A business pays off a part of its long-term loan by using the cash available. Available cash को यूज कर कर लॉन्ग टर्म लोन को बिजनेस जो है पे कर कर चल रहा है। तो इस ट्रांजेक्शन की वजह से क्या रिजल्ट होगा, इस ट्रांजेक्शन की वजह से देखिए क्या रिजल्ट होगा। अगर लॉन्ग टर्म लोन्स की पेमेंट हो रही है, यानी कि जो लाइबिलिटीज़ हैं, आपकी लाइबिलिटीज़ जो हैं वो डिक्रीज कर रही हैं क्योंकि लॉन्ग टर्म लोन्स पे कर रहे हैं, और वहीं पर जो मेरी एसेट है, लॉन्ग टर्म लोन मेरी लाइबिलिटी है और कैश मेरे लिए एसेट है, तो कैश भी बिजनेस से जा रहा है तो कैश भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो डिक्रीज इन बोथ एसेट एंड लाइबिलिटी, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। 30th क्वेश्चन, आपको ये बताना है कि इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम के रिगार्डिंग इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो स्टेटमेंट्स आपको 3 दी हुई हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, व्हेन अ कंपनी इशूज शेयर्स एट अ प्राइस हायर देन देयर फेस वैल्यू, द एक्सेस अमाउंट रिसीव्ड ओवर द फेस वैल्यू इज क्रेडिटेड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व विच कैन बी यूज फॉर स्पेसिफिक पर्पजेज परमिटेड अंडर द कंपनीज एक्ट। बिल्कुल सही बात है कि अगर आपका इशू प्राइस नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स से ज़्यादा है, नॉमिनल प्राइस ऑफ शेयर्स से ज़्यादा है, तो जो डिफरेंस होगा, डिफरेंस सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में जाएगा और ये रिजर्व कुछ स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए यूज़ किया जा सकता है। अमाउंट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम कैन बी फ्रीली यूज्ड बाय द कंपनी, नो इट कैन नॉट बी फ्रीली यूज्ड बाय द कंपनी। प्रॉफिट वगैरह बांटने के लिए तो कभी भी सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व को यूज़ नहीं किया जाएगा। Securities premium may also arise when the shares are issued for non-cash consideration, provided the fair value of consideration exceeds the nominal value of shares। वो ये कह रहे हैं कि अगर नॉन कैश कंसिडरेशन पर आप शेयर्स इशू करते हो तो तब भी जो आपका फेयर वैल्यू से अगर ज़्यादा होगा तब भी सिक्योरिटीज प्रीमियमाइज हो सकता है। तो बिल्कुल हो सकता है, यानी फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट जो आपकी ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31, एक स्टैट्यूटरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाई जाती हैं बैंकिंग कंपनी की, यानी कि जो बैंकिंग कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बनाई जाती हैं, जिसमें शेड्यूल्स थे 1 to 17। उन शेड्यूल्स के बारे में बताओ कि रेंट, टैक्सेस, लाइटनिंग, प्रिंटिंग स्टेशनरी किस में आएगा या इससे सिमिलर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस किस शेड्यूल में आएंगे। तो अगर मैं बात करूं शेड्यूल नंबर 11, तो मेरा अदर एसेट से रिलेटेड शेड्यूल था, तो यहाँ तो नहीं आएंगे। शेड्यूल नंबर 13 मेरा इंटरेस्ट अर्न्ड से रिलेटेड शेड्यूल था, यहाँ पर भी नहीं आएंगे। शेड्यूल नंबर 16 मेरा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से रिलेटेड शेड्यूल है, यानी कि मेरे सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस शेड्यूल 16 में आएंगे। सी मेरा आंसर है। और शेड्यूल नंबर 6 में क्या था, शेड्यूल नंबर 6 में आएगा कैश एंड बैलेंस विद आरबीआई।
ठीक है ना, कैश का बैलेंस जो है वो शेड्यूल 6 में शो करते हैं। तो आपको जो शेड्यूल नंबर है वो भी आपको याद रखने हैं। 32, which of the following transaction will result in a decrease in an asset and increase in liability? तो सब में चेक कर लेते हैं। debtors balance of 2500 is settled by receiving cash। ए ट्रांजेक्शन की पहले मैं बात कर रही हूँ। अगर डेटर का बैलेंस कैश रिसीव कर कर सेटल हो गया तो उसकी वजह से क्या हुआ, मेरे डेटर्स डिक्रीज हो गए, मेरा कैश इंक्रीज हो गया। ओवरऑल जो मेरी एसेट है उसमें नो चेंज, और लाइबिलिटी पे तो इसका कोई अफेक्ट आया ही नहीं, तो लाइबिलिटीज में भी नो चेंज। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन तो मेरा यहाँ पे आंसर नहीं हो सकती। सेकंड, बी जो हमें गिवन है, बी इज गुड्स वर्थ ₹40,000 आर परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम अ सप्लायर। आपने 40,000 के गुड्स क्रेडिट पर परचेज करे किसी सप्लायर से। अगर क्रेडिट पर गुड्स परचेज किए तो यानी कि स्टॉक का बैलेंस बढ़ जाएगा। स्टॉक का बैलेंस बढ़ने का मतलब जो मेरी एसेट्स हैं, जो मेरी एसेट्स हैं उनका बैलेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, और गुड्स परचेज करने से, और साथ ही साथ मेरी जो लायबिलिटी है, क्योंकि मेरे क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे तो मेरी जो लायबिलिटी है वो भी यहाँ पर बढ़ जाएगी। तो ये भी मेरा आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर तो देखिए एसेट्स एंड लायबिलिटीज दोनों में नो चेंज आ रहा है। ठीक है ना, यहाँ पर एसेट्स एंड लायबिलिटीज दोनों इंक्रीज कर रही हैं। क्लियर, यहाँ पर मेरी एसेट्स एंड लायबिलिटीज दोनों इंक्रीज कर रही हैं। ऑप्शन सी की बात कर लेते हैं। ऑप्शन सी क्या है, बिल्स रिसीवेबल 30,000 रुपीज़ के डिसऑनर हुए और अमाउंट जो है वो क्रेडिटर होल्डर कौन है, जैसे हमने मान लो बिल को एंडोर्स करवा दिया है ना, तो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। यहाँ पर जो मेरे बिल्स रिसीवेबल हैं वो डिक्रीज हो गए एंड एट द सेम टाइम मेरे डेटर्स इंक्रीज हो गए। ठीक है, तो एसेट्स के ऊपर अगर मैं बात करूं तो एक्चुअल में तो कोई भी चेंज नहीं आया। ऑन द अदर हैंड जो मेरे क्रेडिटर्स हैं, जो मेरी लायबिलिटी है, मेरी लायबिलिटी बढ़ रही है क्योंकि मेरे क्रेडिटर्स का पैसा मैंने अब फिर से देना है ना। और डी पार्ट जो है, डी पार्ट क्या कहता है कि मशीनरी आपने 1.5 लाख रुपए की परचेज करी और चेक इशू कर दिया, तो यहाँ पर आपकी मशीनरी का बैलेंस बढ़ गया, बैंक का बैलेंस कम हो गया, यानी कि मेरी एसेट्स में कोई भी चेंज नहीं आया। तो यहाँ पर रीशफलिंग ही हो रही है अगेन कि एसेट और लायबिलिटीज में कोई चेंज नहीं आया। तो देखिए टेक्निकली तो जो मेरा ऑप्शन सी भी है यहाँ पर वो इसका राइट आंसर बनेगा। क्यों, क्योंकि वैसे तो देखिए ऑप्शन सी में अगर बिल्कुल करेक्ट बात करें तो एसेट्स के बैलेंस में कोई चेंज नहीं आया और लायबिलिटीज बढ़ गई, लेकिन समवेयर जो कह रहे हैं कि एसेट में डिक्रीज हो रहा है, तो यस बीआर की वजह से एसेट में डिक्रीज तो हो रहा है ना। तो इसलिए हम इसको एप्रोप्रिएट कंसीडर करने के लिए सी आंसर यहाँ पर मान सकते हैं, क्योंकि बाकी ऑप्शंस तो किसी भी एंड से यहाँ पर फिट नहीं हो रहे। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड एज अ करंट एसेट्स इन द फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इनमें से किसको आप एज अ करंट एसेट क्लासिफाई कर सकते हो। तो पेटेंट्स हेल्ड फॉर लॉन्ग टर्म यूज इन द बिजनेस, लॉन्ग टर्म है तो करंट एसेट्स तो हो नहीं सकती। इन्वेंटरी कंसिस्टिंग ऑफ रॉ मटेरियल WIP फिनिश गुड्स एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड विद इन अ नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। 10-year गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड प्लांट एंड मशीनरी यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। सो दिस इज नॉन करंट, दिस इज नॉन करंट, दिस इज नॉन करंट, बट नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल वाली जो एसेट है वो मेरे लिए करंट एसेट है, यानी मेरा ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 34th question, which of the following best describes a subsidiary company under the Companies Act 2013? Companies Act 2013 के हिसाब से सब्सिडरी कंपनी कौन सी होगी जिसमें किसी एक कंपनी का, किसी एक एक्सटर्नल कंपनी का मोर देन 50% जो है वोटिंग पावर, मोर देन 50% कंट्रोल किसी और कंपनी का होगा, तो वो कंपनी होल्डिंग हो जाएगी और आप क्या बन जाओगे, सब्सिडरी बन जाओगे। तो कंपनी इन विच द अदर कंपनी होल्ड्स लेस देन 50%, कंपनी दैट स्पेसिफाइज simply receives a financial support from the another company, company that is formed for the specific project and dissolved later, company in which another company holds more than 50% of the voting power or controls the board। तो यानी कि मेरा ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा कि एक ऐसी कंपनी जहां पर दूसरी कंपनी जो है 50% से ज़्यादा वोटिंग पावर होल्ड कर कर चल रही है।
35th question, in the preparation of trading account, which of the following items is correctly classified as appearing on the debit side considering the purpose and nature of the account? ट्रेडिंग अकाउंट में इनमें से कौन सी आइटम डेबिट साइड पर आएगी? तो देखिए, ट्रेडिंग के डेबिट में जो आइटम्स आती हैं वो आते हैं मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड एक्सपेंसेस, ठीक है। उसके अलावा यहाँ आता है ओपनिंग स्टॉक, उसके अलावा यहाँ पर आती हैं परचेजेस, है ना। तो क्लोजिंग स्टॉक एट द हैंड, नो, ये मेरा क्रेडिट साइड की आइटम है। ग्रॉस लॉस मेरा क्रेडिट साइड की आइटम है। कैरिएज इनवर्ड्स फॉर ब्रिंगिंग द गुड्स फ्रॉम द प्रीमाइसेस, ये मेरी डेबिट आइटम है, तो ऑप्शन सी मेरा आंसर होगा। वेराज जो ऑप्शन डी है, डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम द सप्लायर फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट, ये मेरी एक तो क्रेडिट आइटम है, और क्रेडिट भी कहाँ होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट हो गई। 36. In the context of bank accounting, what does the cash book slip system refers to? Cash book slip system क्या होता है? Is it a system where all cash transactions are recorded through the passbook maintained by the customer? System where customer fill out paying slip and withdrawal slip and the bank post these transactions directly into the centralized cash book? System where the bank prepares separate cash book for each teller handling cash and the system where no फिजिकल स्लिप्स आर यूज्ड। तो एक ऐसा सिस्टम जहाँ पर पेन स्लिप और विड्रॉल स्लिप्स को फिल किया जाता है और बैंक पोस्ट करता है इन ट्रांजेक्शन को इनटू द सेंट्रलाइज कैश बुक, इस सिस्टम को क्या कहा जाता है? इस सिस्टम को कैश बुक स्लिप सिस्टम कहा जाता है। 37th क्वेश्चन, कॉम्पोजिट वाउचर क्या होगा? जिसमें डेबिट और क्रेडिट दोनों साथ में होंगे, है ना। ओनली वन डेबिट एंड ओनली वन क्रेडिट एंट्री आर इन्वॉल्व, मल्टीपल डेबिट्स एंड क्रेडिट एंट्रीज रिलेटिंग टू द सेम कस्टमर और द सेम ट्रांजेक्शन आर सेट इनटू अ सिंगल वाउचर। वाउचर इज यूज फॉर क्लियरिंग ऑपरेशन एंड वाउचर इज यूज फॉर कैश ट्रांजेक्शन। तो मल्टीपल डेबिट और क्रेडिट जहाँ पर होंगे, चाहे सेम कस्टमर से रिलेटेड हो या सेम ट्रांजेक्शन से रिलेटेड हो, कुछ ट्रांजेक्शन को जब सिंगल वाउचर में कंबाइन कर दिया जाएगा तो वो क्या होगा? कंपोजिट वाउचर होगा। 38th क्वेश्चन, बिफोर डिक्लेयरिंग एनी डिविडेंड a banking company must transfer a fixed percentage of its net profit to the reserve fund as per the regulatory requirements, and what is that परसेंटेज? जो है डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले एक बैंकिंग कंपनी को कितना परसेंट जो है वो रिजर्व अपने पास बनाना पड़ता है? तो 20% का रिजर्व जो है वो बैंक को बनाना पड़ता है। 39 is, as per the regulatory limits on issuing equity shares with differential voting rights, a company can issue DVR shares up to what maximum limit of its total post issue paid up equity capital? ठीक है, तो एक कंपनी जो डिफरेंशियल वोटिंग राइट शेयर्स हैं वो कितनी मैक्सिमम लिमिट जो है उसके डिफरेंशियल वोटिंग राइट शेयर्स इशू कर सकती है? तो एक कंपनी जो है 26% से ज़्यादा उन्हें इशू नहीं कर सकती है, 26% से कम ही जो है वो शेयर्स इशू किए जा सकते हैं। देन देर इज क्वेश्चन नंबर 40 जहाँ पर पूछा है कि बैंकिंग कंपनीज के शेड्यूल 18 में क्या कंटेन है? तो शेड्यूल 18 आपका नोट्स टू अकाउंट से रिलेटेड शेड्यूल है, जिसमें आप बिजनेस की जो पॉलिसीज़ हैं उनको लेकर एक्सप्लेनेशन, जो आपके एक्सप्लेनेटरी नोट्स हैं वो यहाँ पर इंक्लूड आपके किए जाते हैं। दैट इज शेड्यूल नंबर 18। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 41, मैच द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। कॉलम ए को कॉलम बी के साथ आपको मैच करना है। गवर्नमेंट बॉन्ड, कवर्ड बॉन्ड, बियरर बॉन्ड एंड जीरो कूपन बॉन्ड्स आपको गिवन है। तो कॉलम बी में आपको डिस्क्रिप्शन गिवन है। बॉन्ड्स इशूड बाय द बैंक्स और इंस्टीट्यूशन बैक्ड बाय अ पूल ऑफ हाई क्वालिटी एसेट सर्विंग एज कोलैटरल। तो ये बॉन्ड्स कौन से बॉन्ड्स होंगे? देन बॉन्ड्स दैट डू नॉट कैरी द फिजिकल नेम ऑफ द ओनर, बॉन्ड्स इशूड बाय द गवर्नमेंट टू रेज फंड्स, एंड बॉन्ड्स दैट डू नॉट पे अ पीरियोडिक interest but are issued at discount and redeemed at maturity। तो issued at discount and redeemed at maturity मतलब जीरो कूपन बॉन्ड्स। तो 4 का मैच हो गया डी। बियरर बॉन्ड्स ऐसे बॉन्ड्स होंगे जिनके ऊपर नाम नहीं होगा, यानी कि 3 का हो गया बी। कवर्ड बॉन्ड्स ऐसे हो गए जिनके ऊपर कोई कोलैटरल है, और गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए जो गवर्नमेंट ने इशू किए। 1 का ए, सी 1 का सी, 2 का ए, 3 बी एंड 4 डी। तो सी ए बी डी देख लो, सी ए बी डी
ए ऑप्शन आपका जो है वो यहाँ पर राइट आंसर होगा। Question number 42. Mr. Raj deposits 10,000 at the end of every year in a savings account that earns 8% annual interest compounded yearly. He plans to continue this for 5 years. What will be the future value of this ordinary annuity at the end of 5 years? तो ऑर्डिनरी एन्युटी जिसकी पेमेंट कब होगी? एट द एंड होगी, है ना। तो एट द एंड होने का मतलब 5 इयर्स की बात कर रहे हैं हम, तो हर साल यहाँ पर पेमेंट होगी, है ना। कितने कितने उसकी? 10,000 रुपीज़ की। ठीक है, इंटरेस्ट रेट आपका 8% है और आपको निकालनी है फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। तो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस इंटरेस्ट रेट पावर n, यानी ऐसा कुछ हो जाएगा 10,000 1.08, फिर आ जाएगा 10,000 और आपको निकालनी है फ्यूचर वैल्यू। तो फ्यूचर का टाइम पीरियड देखेंगे, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के बाद कितना टाइम पीरियड बचा है? 1 2 3 एंड 4। देन 10,000 1.08 पावर 3, 10,000 1.08 पावर 2, 10,000 1.08 पावर 1 एंड 10,000 1.08 पावर 0, क्योंकि 5th ईयर के बाद तो कोई टाइम पीरियड आपके पास नहीं बचा। ठीक है, तो इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखो यहाँ से देखते हैं लास्ट वाले से, तो लास्ट वाला तो मेरा 10,000 ही आएगा, फिर 10,000 इंटू 1.08 ये हो जाएगा 10,800, फिर आपके पास पावर 2 हो गई तो ये आ गया 11,664, फिर आपके पास पावर 3 हो गई तो ये आपके पास आ गया 12,597.12, और फिर आपके पास पावर 4 हो गई तो आपके पास आंसर आ गया 13,604.889। ठीक है ना, तो इन सबको प्लस कर लेते हैं। 13,604.889 प्लस 12,597.12 प्लस 11,664 प्लस 10800 प्लस 10,000, तो मेरे पास आंसर आ रहा है 58,666.009। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ फिट बैठ रहा है, दिस विल बी द आंसर। आपको कैलकुलेशन समझ में आए कि किस तरीके से हमने फ्यूचर वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट की है। बैक से कैलकुलेशन इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि कैलकुलेटर पे मेरे लिए सॉल्व करना आसान हो गया। ये 10,000 था, यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई बाय 108 किया, देन यहाँ पे आंसर आ गया, फिर जो आंसर था उसी को फिर से 1.08 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आंसर आ गया, फिर जो आंसर था उसको 1.08 से कर दिया, क्योंकि पावर्स प्लस हो रहे हैं तो इसलिए बैक साइड से कैलकुलेशन करना ईजी था, बाद में इन सबको प्लस कर दिया। Question number 43. The concept of time value of money, TVM, is a fundamental in finance and accounting. It expresses the relationship between money held today and the same amount of money held in the future. Which of the following statement best explains the meaning of time value of money? Concept of time value of money states that the value of money remain constant over time because it represents a fixed medium of exchange and accounting, and therefore rupee देखो पहले तो ये कह रहा है कि मनी रिमेन्स कांस्टेंट ओवर टाइम, है ना, तो यही यहाँ पर ही गलत हो गया। देन द टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसेप्ट implies that a rupee received in future is equal to rupee received today. No, इक्वल की तो बात ही नहीं कर रहा, ये भी गलत है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी रिकॉग्नाइजेज दैट रुपी रिसीव टुडे इज मोर वैल्यूएबल देन द रुपी टू बी रिसीव्ड इन द फ्यूचर बिकॉज मनी रिसीव्ड नाउ कैन बी इन्वेस्टेड टू अर्न इंटरेस्ट और रिटर्न्स लीडिंग टू फ्यूचर। बिल्कुल सही बात है कि जो आज आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या कहता है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी कहता है कि जो पैसा आपको आज मिल रहा है वो ज़्यादा वैल्यूएबल है रैदर देन अगर आपको सेम मनी फ्यूचर में मिले। जैसे अगर आपको आज 50,000 रुपये मिल रहे हैं, उनकी कीमत ज़्यादा है रैदर देन अगर वो 50,000 आपको 1 साल के बाद मिले।
ठीक है। ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए क्योंकि आप मनी को इन्वेस्ट कर सकते हो। 50,000 रुपीज़ आज रिसीव कर कर आप उसे कहीं पर भी इन्वेस्ट करोगे, 2, 3, 4 कुछ तो आपके पास उसमें परसेंटेज इंक्रीज आएगा, है ना। तो जिस वजह से आपका एक अर्निंग पोटेंशियल जो है मनी के ऊपर है, इसलिए आज मनी की वर्थ ज़्यादा है। तो वैल्यू ऑफ मनी जो है वो टाइम के साथ साथ चेंज होती है। इंटरेस्ट, इन्फ्लेशन, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी इसके अंदर इंक्लूड है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल ठीक आंसर यहाँ पर बनेगा। ठीक है। 44th, which of the following feature is most closely associated with the financial lease? फाइनेंशियल लीज से रिलेटेड, फाइनेंशियल लीज से एसोसिएटेड कौन सा फीचर आपके पास है? फाइनेंशियल लीज क्या होती है? एक ऐसी लीज होती है जहां पर रिस्क एंड रिवॉर्ड जो है वो एट द एंड ऑफ द पीरियड एसेट की ओनरशिप जो है वो लेसी को ट्रांसफर कर दी जाती है। लेसर बियर द मेजर रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑफ द ओनरशिप एंड द लीज टर्म इज वेरी शॉर्ट। लीज इज कैंसलेबल एट एनी टाइम विदाउट पेनल्टी एंड द पेमेंट्स आर जनरली वेरिएबल। Ownership of the asset is not legally transferred to the lessee, and the lessee bears substantially all the risk and reward, and asset is used for most of its useful life। तो बिल्कुल सही हमारा ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा कि एसेट की ज़्यादातर यूजफुल लाइफ लीज में कवर हो जाती है और सारे रिस्क रिवॉर्ड जो है वो कौन बियर करता है? लेसी बियर कर कर बाद में चलता है। 45th question, convertible bonds are debt instrument issued by a company that can be converted into। convertible bonds को किस में कन्वर्ट करवा सकते हो आप? प्रेफरेंस शेयर्स में, इक्विटी शेयर्स में, या इक्विटी प्रेफरेंस किसी में भी। तो कन्वर्टिबल बॉन्ड्स को जो आप इक्विटी या प्रेफरेंस किसी भी में भी कन्वर्ट करवा सकते हो। डिपेंड करता है कि इशू की टर्म्स क्या है। इशू की टर्म्स में आपको क्या लिखा था जब बॉन्ड्स को इशू किया गया था, तो उसमें क्या मेंशन किया गया था कि क्या इन शेयर्स को इक्विटी में कन्वर्ट, बॉन्ड्स को इक्विटी में कन्वर्ट करने का ऑप्शन मिलेगा या फिर प्रेफरेंस में कन्वर्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। Question number 46, a company has a net profit after tax 12 lakh and the preference dividend is 2 lakh। number of equity shares आपके पास 5 लाख है, तो ईपीएस आपको निकालना है। तो देखिए, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब आपका इसमें से जो डिबेंचर्स वगैरह अगर आपने कोई डेट इशू किया है तो उसका इंटरेस्ट माइनस हो चुका है, उसके बाद ही टैक्स आता है। इसमें से इसके बाद क्या माइनस कर देंगे? इसके बाद इसमें से प्रेफरेंस का डिविडेंड माइनस कर देंगे। प्रेफरेंस का डिविडेंड है 2 लाख, यानी कि मेरे पास कितना प्रॉफिट बचा? 10 लाख। ठीक है, दिस इज प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स तो 5 लाख है ना। तो ईपीएस इन दोनों को डिवाइड करके आ जाएगा, 10 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख, यानी कितना आ गया मेरा ईपीएस? मेरा ईपीएस आ गया 2 रुपीज़, ऑप्शन ए। ठीक है। Question number 47, a customer deposits 24,000 in a bank for 9 months at a simple interest rate of 8% per annum. What will be the total interest earned? एक कस्टमर 24,000 बैंक में 9 मंथ्स के लिए डिपॉजिट करा रहा है और सिंपल इंटरेस्ट रेट उसका 8% पर एनम है। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला देखो, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल 24,000 है, रेट 8 है। टाइम देखिए हम वैसे ईयर्स में लेते हैं, तो ये हमारे पास 9 मंथ्स दिया हुआ है, तो अगर मैं 9 मंथ को ईयर में कन्वर्ट करूँ तो वो 9/12 हो जाएगा। तो ये 9 अपॉन 100 और यहाँ पर 12 भी आ जाएगा। तो इसको सॉल्व अगर मैं करूँ तो ये मेरे पास आएगा 1440 मेरे पास जो है वो यहाँ पर इंटरेस्ट आएगा। यस, 1440 आपका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट यहाँ पर होगा। 48th क्वेश्चन, आपको WACC निकालना है, आपको इक्विटी प्रेफरेंस और डेट, आपको कैपिटल स्ट्रक्चर प्रोवाइडेड है। तो WACC यानी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी इनटू प्रोपोर्शन ऑफ इक्विटी।
cost of preference into proportion of preference and cost of debt into proportion of debt. अब देखिए cost of debt जो है वो आफ्टर टैक्स वाली हम लोग यूज़ करते हैं, यहाँ बिफोर टैक्स गिवन है। तो cost of debt आफ्टर टैक्स वाली निकालने के लिए क्या करते हैं, इट इज़ जो भी हमारा रेट होता है उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 माइनस टैक्स के साथ, ठीक है ना। तो यहाँ पर 1 माइनस 0.30 अगर मैं करूँगी तो मेरे पास 5.6% जो है वो आ रहा है कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स, ठीक है। तो अब इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं सभी वैल्यूज़ को, तो मेरे पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज 0.15, प्रोपोर्शन ऑफ इक्विटी इज 0.40, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस is 0.10, proportion of preference is 0.20 and cost of debt is 0.05 and proportion of debt is 0.40। तो मैं इन सबको जब सॉल्व कर रही हूँ तो मेरे पास इनको सॉल्व कर कर आंसर आ रहा है 10.24, यानी कि ऑप्शन ए। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। 49 कह रहा है कि अकाउंटिंग रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हमारे को एप्लीकेबल हैं, तो कौन सी कंपनीज जो हैं उन्हें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। तो देखिए कैश फ्लो, देखिए हर कंपनी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करनी है, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट तो बनानी है, लेकिन जैसे 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी, डॉर्मेंट कंपनी है, इनको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की कोई कंपल्शन नहीं है, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर होगा। That all companies except 1% company, small company and dormant company. Question number 50 is a dealer wants to calculate the approximate forward points for a 90-day forward contract. Spot exchange rate आपको 1.5 दिया हुआ है, interest rate differential 3% है, forward period 90 days है and number of days आपको दिए हुए हैं 360। तो फॉरवर्ड पॉइंट्स निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, मेरे पास फॉर्मूला होता है स्पॉट रेट मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट डिफरेंशियल मल्टीप्लाइड बाय फॉरवर्ड पीरियड अपॉन 360, ठीक है ना। तो स्पॉट रेट आ गया 1.5, इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल हो गया 0.03, फॉरवर्ड पीरियड हो गया 90 एंड टोटल डेज हो गए 360। तो ये मेरे पास 0.01125 जो है फॉरवर्ड पॉइंट्स आ जाएंगे। सेकंड ऑप्शन जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। 51 क्वेश्चन नंबर, A invest 2 lakh every year at the end of each year for 10 years and rate of interest आपको 9% दिया हुआ है। At the end of each year अगर किया जा रहा है तो ऑर्डिनरी एन्युटी है। आपको ये बताना 10 साल के बाद आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, टोटल वैल्यू क्या होगी। तो देखिए अगर हम अपने फॉर्मूला की बात करें तो फ्यूचर वैल्यू निकालने का हमारे पास फॉर्मूला है प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड पावर n, ठीक है। अगर इसी फॉर्मूला पर चले, है ना, तो टोटल वैल्यू कैसे निकलेगी, 2 लाख 1 प्लस 0.09 पावर 10, देन 2 लाख 1.09 पावर 9, ये 9 से स्टार्ट होगा, एक्चुअल में 9 ईयर्स बचेंगे, फिर 8, फिर इसी तरीके से चलता रहेगा, ये आ जाएगा 2 लाख 1.09 पावर 0, ठीक है। या फिर आपके पास जो एक फॉर्मूला था वो अप्लाई कर सकते हो। फ्यूचर वैल्यू निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, अमाउंट 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट पावर n माइनस 1 अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना। जिस भी फॉर्मूला को आप यूज़ करोगे, यहाँ पर अगर मैं वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करूँ तो अमाउंट हो जाएगा 2 लाख, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट है 0.09 पावर 10 माइनस 1 अपॉन 0.09। तो सॉल्व कर कर मेरा जो आंसर है वो ऑप्शन बी आ रहा है, यानी 3038,580। लगभग मेरा आंसर वैसे आ रहा है 3038,585.94। तो अप्रॉक्सीमेट जो वैल्यू क्लोजर है वो 80 है, तो यही हमारे पास जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। Question number 52, while computing the debt equity ratio, redeemable preference shares that are redeemable within 12 years, ऐसे preference shares जो 12 साल के बीच बीच में रिडीम हो जाएंगे, तो उनको किस चीज़ का पार्ट माना जाता है, तो उनको डेट का पार्ट माना जाता है, यानी मेरा ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। 53, आपको डेटर्स करेक्शन पीरियड निकालना है, ओपनिंग क्लोजिंग डेटर्स दिए हुए हैं, कैश सेल्स, टोटल सेल्स दिए हुए हैं, नंबर ऑफ डेज इन ईयर दिए हुए हैं। तो सबसे पहले एवरेज डेटर्स निकाल लो।
एवरेज डेटर्स कैसे निकलते हैं? ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स बाय 2। ओपनिंग डेटर्स है मेरे पास 240, क्लोजिंग डेटर्स है मेरे पास 360 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि मेरे एवरेज डेटर्स यहाँ पर कितने आ जाएंगे? मेरे एवरेज डेटर्स आ जाएंगे यहाँ 3 लाख रुपीज़ के। ठीक है जी। देन क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स कैसे निकलती हैं? टोटल सेल्स में से कैश सेल्स माइनस कर दो। टोटल सेल्स 20 लाख की है, कैश सेल्स 5 लाख की है, यानी कि मेरी क्रेडिट सेल्स कितनी हो गई? क्रेडिट सेल्स हो गई 15 लाख की। क्लियर है? अब निकाल देते हैं यहाँ से डेटर्स टर्नओवर रेशो। तो डेटर्स टर्नओवर रेशो कैसे निकलती है? क्रेडिट सेल्स बाय एवरेज डेटर्स। तो क्रेडिट सेल्स 15 लाख बाय 3 लाख, तो मेरी डेटर्स टर्नओवर रेशो क्या आ गई? 5। अब आ जाएगा डेटर्स कलेक्शन पीरियड। डेटर्स कलेक्शन पीरियड हो जाएगा 360/5। तो 72 डेज जो है वो मेरा डेटर कलेक्शन पीरियड आ रहा है, यानी ऑप्शन डी। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 आपको ये बोल रहे हैं कि इनमें से कौन सा एक्शन जो है वो सही रहेगा टू इम्प्रूव करंट रेशो एज्यूमिंग कि बाकी सारी चीज़ें अनचेंज रहें। ठीक है, अगर एक बिजनेस अपनी करंट रेशो को इम्प्रूव करना चाहता है तो उसमें दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो ऐसी सिचुएशन हो जिसमें करंट एसेट इंक्रीज कर रही हो, और ऐसी सिचुएशन हो जिसमें करंट लायबिलिटी डिक्रीज कर रही हो। इन दोनों ही केसेस में जो मेरी करंट रेशो है वो क्या होगी? इम्प्रूव होगी। ठीक है, तो देखते हैं हम कहाँ करंट एसेट में इंक्रीज या करंट लायबिलिटी में डिक्रीज आ रहा है। इंक्रीज इन द शॉर्ट टर्म बोरोइंग टू परचेज एडिशनल फिक्स्ड एसेट। आपने शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स बढ़ा दी तो इसकी वजह से तो आपकी करंट लायबिलिटीज बढ़ गई। हम सिर्फ करंट लायबिलिटी और करंट एसेट का इम्पैक्ट देख रहे हैं। कन्वर्टिंग द पोर्शन ऑफ शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज इनटू लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। यहाँ पर मेरी करंट लायबिलिटीज कम हो रही हैं। बैड डेट्स को डेटर से राइट ऑफ कर दिया तो इससे मेरी करंट एसेट्स जो हैं वो कम हो रही हैं। एंड पेइंग कैश फॉर द पेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, तो इससे भी मेरी करंट एसेट्स कम हो रही है। तो या तो करंट एसेट्स बढ़े या करंट लायबिलिटीज़ कम हो। तो करंट एसेट्स तो दोनों ही केसेस में नहीं बढ़ रही, तो ये तो वैलिड नहीं है। करंट लायबिलिटी मेरी सेकंड केस में बढ़ रही है, यानी कि मेरा बी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ को लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ में कन्वर्ट करना जो है वो आपके पास यहाँ पर एप्रोप्रिएट रहेगा इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर करंट रेशो। 55th क्वेश्चन, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करती है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट के साथ कंप्लाई करती है? क्या ये एक्सटर्नल जो यूजर्स हैं उन्हें इंफॉर्मेशन देती है? मैनेजमेंट जो है इट असिस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इट असिस्ट मैनेजमेंट इन प्लानिंग, कंट्रोलिंग, डिसीजन मेकिंग थ्रू एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, और इट डील्स एक्सक्लूसिवली विद द कॉस्ट एसरटेनमेंट। तो ये कॉस्ट एसरटेनमेंट के साथ तो कॉस्ट अकाउंटिंग डील करती है। ठीक है, ये आपकी कम्युनिकेशन का प्रोसेस है, और ये आपका है कहीं ना कहीं फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रोसेस, नॉट प्रॉपर लेकिन समवेयर। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैनेजमेंट को ही असिस्ट करती है इन प्लानिंग, इन कंट्रोलिंग एंड इन डिसीजन मेकिंग। Question number 56, which of the following statements regarding the validity period of preference shares is correct? Companies Act 2013 कहता है कि प्रेफरेंस शेयर्स जो हैं वो 20 साल से ज़्यादा जो है आउटस्टैंडिंग नहीं रहने चाहिए एक्सेप्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो मेरा ऑप्शन बी यहाँ पर इस सिचुएशन को लेकर वैलिड रहेगा। क्लियर? 57th क्वेश्चन आपको बोला मिस्टर राजेश एक जीएसटी के डीलर हैं, रजिस्टर्ड जीएसटी डीलर हैं। इन्होंने गुड्स सप्लाई की हैं टू अ बायर ऑन 15 जुलाई। इनवॉइस इशू किया है 16 जुलाई को, गुड्स डिलीवर हुए हैं, सॉरी इनवॉइस इशू किया है 18 जुलाई को, गुड्स डिलीवर हुए हैं 16 जुलाई को, और बायर ने पेमेंट करी है 28 जुलाई को। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि जीएसटी प्रोविजन के हिसाब से बताओ कि पेमेंट ऑफ टैक्स की डेट क्या होगी, है ना। पेमेंट ऑफ टैक्स की डेट इन तीनों का
अर्लीस्ट होता है, ठीक है। अर्लीस्ट किसका होता है? अर्लीस्ट ऑफ इनवॉइस इशूड, अर्लीस्ट ऑफ गुड्स डिलीवर और अर्लीस्ट ऑफ रिसीविंग द पेमेंट, है ना। तो आपके पास इनमें अर्लीस्ट क्या हुआ है? सबसे पहले आपका जो हुआ है वो हुए हैं गुड्स डिलीवर। कब? 16 जुलाई को। तो 16 जुलाई आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। उसी दिन आपकी जो है वो मतलब कि टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स जो है वो आपका क्या बन जाएगा? जीएसटी की डेट बन जाएगी, ठीक है। 58 स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की बात कर रहे हैं। अंडर द सिस्टम ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग द डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट एंड एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड वैल्यूड एट द स्टैंडर्ड प्राइस इज नोन एज मटेरियल यूसेज वेरिएंस। तो वो कह रहे हैं कि मटेरियल यूसेज वेरिएंस क्या है? जब आपका एक्चुअल आउटपुट और जो आपका स्टैंडर्ड आउटपुट था उनके बीच में डिफरेंस आएगा, है ना। कॉस्ट एनालिसिस जब आपने किया तो कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ मेसर्स सोना मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड ने यह ऑब्जर्व किया कि एक सिग्निफिकेंट अनफेवरेबल मटेरियल यूसेज वेरिएंस था इस मंथ के अंदर। तो इस वेरिएंस का क्या रीज़न हो सकता है? रीजंस बहुत सारे हैं, है ना। एक्चुअल और स्टैंडर्ड के बीच में अगर डिफरेंस आ रहा है तो रीज़न ये भी हो सकता है कि आपने गुड्स की क्वालिटी इन्फीरियर यूज़ की हो सकता है। पुअर वर्कमैनशिप या नेग्लिजेंस इन हैंडलिंग हो सकता है। सब स्टैंडर्ड टूल्स या मेंटेनेंस ना की गई हो मशीन की, हो सकता है। तो ऑल ऑफ द अबव सिचुएशंस कैन बी अ पॉसिबल कॉज। तो ऑप्शन डी मेरा करेक्ट आंसर होगा। 59th क्वेश्चन आपको बोला है कि इनमें से कौन सा डायरेक्ट कॉस्ट को डिफाइन कर रहा है। डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है? देखिए, जो कॉस्ट डायरेक्टली किसी प्रोडक्ट को बनाने में लगती है, इट कुड बी डायरेक्ट मटेरियल, इट कुड बी डायरेक्ट लेबर एंड इट कुड बी डायरेक्ट ओवरहेड एज वेल। तो ऑप्शंस पढ़ते हैं। ऑप्शन ए इज द अ कॉस्ट दैट इज इनकर्ड फॉर जनरल बिजनेस ऑपरेशन, और इंडिविजुअल प्रोडक्ट को लिंक नहीं कर सकते, तो ये तो 100% गलत हो गया। अ कॉस्ट दैट कैन बी क्लियरली एंड एक्सक्लूसिवली आइडेंटिफाइड विद अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, जॉब, सर्विस or process and can be directly measured and traced to that output without requiring any distribution or estimation। बिल्कुल सही जो है वो यहाँ पर इंफॉर्मेशन गिवन है कि एक ऐसी कॉस्ट जो डायरेक्टली किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट, किसी पर्टिकुलर जॉब, पर्टिकुलर प्रोसेस या पर्टिकुलर सर्विस को आप असाइन कर सकते हो और उसको डायरेक्टली वहाँ से मेजर भी कर सकते हो किसी एस्टिमेशन के बिना। तो ऑप्शन सी बी जो है वो आपका डायरेक्ट कॉस्ट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है। बाकी ऑप्शंस भी अगर देखें तो ऑप्शन सी क्या है? कॉस्ट दैट फ्लक्चुएट्स विद द ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। तो ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन के साथ जब कोई कॉस्ट फ्लक्चुएट करती है तो वो क्या है? वेरिएबल कॉस्ट है। कॉस्ट जो अनचेंज रहती है वो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है। Then is question number 60. A company sells a product at 200 per unit. Variable cost 120 थी, total fixed cost 160 है। इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर इन्होंने बोला कि रिप्रेजेंट द करेक्ट ब्रेक इवन क्वांटिटी एंड व्हाट इन्फॉर्मेशन कैन बी डिराइव्ड। तो ब्रेक इवन क्वांटिटी हम लोग निकाल लेते हैं, यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में हमें निकालना है। यूनिट्स में निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है। फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो आप कंट्रीब्यूशन कैसे निकालोगे? कंट्रीब्यूशन आप निकालोगे 200 रुपीज़ सेलिंग प्राइस है, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दो 120, यानी कि कितनी आ गई? 80। फिक्स कॉस्ट मेरी कितनी है? 160 डिवाइडेड बाय 80, तो मेरे पास तो आंसर आ गया 2000 यूनिट्स, ठीक है ना। तो ब्रेक इवन क्वांटिटी कितनी है? ब्रेक इवन क्वांटिटी 2000 यूनिट्स है, क्योंकि और ब्रेक इवन चार्ट क्या बताता है? ब्रेक इवन चार्ट बताता है कि टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू कहाँ पर इक्वल है, यानी कौन सा जो जोन है वो आपके लिए नो प्रॉफिट नो लॉस जोन है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। 61st क्वेश्चन जो है, अ कस्टमर मिस्टर राज हैज़ अ फिक्स डिपॉजिट विद एबीसी बैंक और फाइनेंशियल ईयर में बैंक ने 55,000 का इंटरेस्ट इनके एफडी अकाउंट में क्रेडिट कर दिया है। मिस्टर राज ने कोई फॉर्म 15G या 15H जो है उसको सबमिट नहीं किया है और उसका पैन बैंक के पास अवेलेबल है। तो इनकम टैक्स प्रोविजन के हिसाब से बैंक को क्या करना चाहिए? बैंक को टीडीएस काट लेना चाहिए, बिकॉज इंटरेस्ट जो है वो थ्रेश होल्ड लिमिट जो कि 50,000 की है उससे एक्सीड कर रहा है। तो ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पर एप्रोप्रिएट होगा। 62 टीसीएस के बारे में है कि टीसीएस अंडर जीएसटी कौन कलेक्ट कर सकता है? सप्लायर ऑफ गुड्स, रेगुलर टैक्स पेयर रजिस्टर्ड अंडर कंपोजिशन
scheme. E-commerce operator that facilitates supply through digital platform or the recipient of goods who make payment to the registered dealer. तो e-commerce operator जो है वो यहाँ पर TCS कलेक्ट कर सकता है. 63 जीएसटी लॉ में 18% रेट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ एप्लीकेबल होता है? अगर आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट को अवेल गलत कर लिया है, अगर आपने पेमेंट में डिले किया है इररिस्पेक्टिव कि आपने रिटर्न फाइल की टाइम पे या नहीं, और अगर आपने रिटर्न जो है वो फाइल किया नील टैक्स लाइबिलिटी की, या कोई लेट फाइलिंग है, तो डिले इन पेमेंट ऑफ जीएसटी आएगा. ऑप्शन बी जो है वो आपका यहाँ पर आंसर बनेगा. 18% इंटरेस्ट उसके ऊपर लगता है, 18% पर एनम. 64th क्वेश्चन क्या है? प्रोसेस इंडस्ट्री के अंदर जो इन अ प्रोसेस इंडस्ट्री द कॉस्ट ऑफ नॉर्मल लॉस इज ट्रीटेड एज. नॉर्मल लॉस को कॉस्ट ऑफ गुड्स के आउटपुट में एब्जॉर्ब कर दिया जाता है, यानी बी आंसर यहाँ पर भी होगा. देन 80C के अंदर उन्होंने बोला है अंडर सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट व्हाट इज द मैक्सिमम ओवरऑल डिडक्शन लिमिट. ओवरऑल डिडक्शन लिमिट कितनी है 80C में? 1.5 लाख रुपए की है मिलाकर, जिसमें आपका कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, एलआईसी ये सब आता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली ट्रीटेड एज नॉर्मल लॉस इन द प्रोसेस कॉस्टिंग. तो नॉर्मल लॉस ऐसा है जो होना ही होना है ना, अनअवॉइडेबल लॉस है. तो लॉस ड्यू टू मशीन ब्रेकडाउन, नो दिस इज नॉट नॉर्मल, दिस इज एबनॉर्मल लॉस. एम्प्लॉय की नेग्लिजेंस की वजह से लॉस हो गया, ये भी एबनॉर्मल लॉस है. इवेपोरेशन ऑफ पेट्रोल ड्यूरिंग स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग, ये नॉर्मल लॉस है, ये आपका आंसर है. एंड लॉस ड्यू टू एबनॉर्मल स्पिलेज, तो वो तो पहले ही बता रहे हैं कि एबनॉर्मल लॉस है, यानी ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पर करेक्ट होगा. 67th अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट एक्यूरेट. ओनली वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आर इंक्लूडेड इन द प्रोडक्ट कॉस्ट. फिक्स मैन्युफैक्चरिंग को पीरियड कॉस्ट माना जाता है, वेरिएबल और फिक्स दोनों को इंक्लूड किया जाता है. देखिए मैं आपको अगर बताऊं तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को हम लोग ना फुल कॉस्टिंग भी बोलते हैं. फुल कॉस्टिंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें वेरिएबल और फिक्स्ड दोनों ही कंपोनेंट्स को इंक्लूड किया जाता है. तो बोथ वेरिएबल एंड फिक्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आर इंक्लूडेड एंड फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड इज एब्जॉर्ब्ड इन इन्वेंट्री वैल्यूएशन. सेलिंग एंड distribution cost are absorbed in inventory under absorption costing and absorption costing ignores fixed assets. तो आपका बी जो है वो यहाँ करेक्ट आंसर होगा कि दोनों को इंक्लूड किया जाता है. 68th deduction under 80C is available only if payment is made through any other mode than cash. प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप को छोड़कर और कैश मोड के अलावा अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम की पेमेंट कर रहे हो तो आपको 80D में डिडक्शन मिलती है. डिडक्शन ऑफ प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप मिल सकती है कैश में, अगर कैश 5,000 तक पे किया है. तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो दोनों ही स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, ऑप्शन सी आपका आंसर होगा. 69th जीरो बेस्ड बजटिंग एक ऐसी बजटिंग टेक्निक है जहां पर, देखिए जीरो बेस्ड बजटिंग क्या थी? जीरो बेस्ड बजटिंग एक ऐसी बजटिंग थी जहां पर हम जो बजट बनाते थे प्रीवियस ईयर्स के बेसिस पे, तो प्रीवियस ईयर की वैल्यू को हम क्या मानते थे? जीरो मानकर चलते थे, है ना. तो एवरी बजटिंग साइकिल जो है वो जीरो लेवल से स्टार्ट हो रहा है और हर एक्टिविटी एक फ्रेश तरीके से स्टार्ट हो रही है. को ठीक से बता रहा है कि हर एक्टिविटी जीरो लेवल से स्टार्ट हो रही है और हर एक्टिविटी को जस्टिफाई करने के लिए कोई पास्ट एक्सपेंडिचर की जरूरत नहीं है. 70th क्वेश्चन, ए और कॉलम बी को मैच करना है. कॉलम ए केमिकल मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग और लार्ज कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे इसमें. कॉलम बी में जॉब कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग और प्रोसेस कॉस्टिंग. तो केमिकल मैन्युफैक्चरिंग तो मेरे लिए प्रोसेस कॉस्टिंग है. मशीन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो मेरे लिए एक तरीके से जॉब कॉस्टिंग है, हर जगह एक नया काम होगा. एंड लार्ज कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स जो है वो हमारे पास आते हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में. तो सी ए बी मेरे पास ऑप्शन ए है, तो मेरा आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए का करेक्ट होगा. आगे बात करते हैं कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस की. रिमेनिंग क्वेश्चंस देखिए, हम बात कर रहे थे कि स्टार्टिंग में हमने बात की थी कि जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो एक मेमोरी बेस पर बनाए जाते हैं, है ना. तो 70 क्वेश्चंस वी वर एबल टू एक्सट्रैक्ट एंड रिमेनिंग अ फ्यू क्वेश्चंस आर इन आवर माइंड कि जिन टॉपिक्स पे क्वेश्चन आया था, जैसे कॉस्ट आइडेंटिफिकेशन के ऊपर डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन आया था, सीवीपी एनालिसिस पर एक केस स्टडी बेस्ड न्यूमेरिकल आया था, करंट यील्ड पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन था, ईएमआई पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन था एंड ईपीएस पर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पेपर में आया था. देन कुछ और टॉपिक्स थे जिनसे पेपर में क्वेश्चन आए थे, जैसे YTM, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ बॉन्ड, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, फॉरवर्ड रेट, सिंकिंग फंड, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ट्रेड्स, सेक्शन 80U, सेक्शन 80 TTA,
कैपिटल एक्सपेंडिचर, मनी मार्केट टर्म्स एंड प्रोविजनिंग ऑफ सब स्टैंडर्ड एसेट्स। इन टॉपिक्स के बारे में मैं आपको इसलिए बता रही हूँ सो दैट आप इन टॉपिक्स को भी कंसिडर कर सकें फॉर योर प्रिपरेशन, है ना। अगर आप इन टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं, लास्ट अटेम्प्ट में अगर इनमें से क्वेश्चन आए हैं तो आने वाले अटेम्प्ट में से भी इनमें से क्वेश्चन आने के चांसेस जो हैं वो हो सकते हैं बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर ट्रेंड। सो दैट वाज ऑल अबाउट द टुडेज सेशन। हम लोगों को जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करने थे वी हैव डिस्कस्ड फॉर एएफएम फॉर नवंबर 2025। सो अब बात करते हैं उन कोर्सेज की जिन कोर्सेज के बारे में मैंने आपको इस सेशन की स्टार्टिंग में बताया था। तो फॉर एनरोलिंग इन दोज कोर्सेज व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू विजिट योर ब्राउजर। वहाँ पर जाकर आप सर्च करेंगे edutab.in, तो आपको edutab की वेबसाइट विजिबल हो जाएगी। कोर्सेज सेक्शन में जाएंगे, JIB कोर्सेज पर क्लिक करेंगे और स्क्रॉल डाउन करने पर आपको JIB के सभी कोर्सेज जो एड्यूटैप ने ऑफर किए हैं विजिबल होंगे। हमने बात की थी बैंकर्स कैप्सूल कोर्स की। ये एक ऐसा कोर्स है जहां पर आप अपनी क्लासेस के रिकॉर्डेड वर्जन्स देख सकते हैं, ठीक है। वी हैव प्रोवाइडेड मॉड्यूल वाइज रिकॉर्डिंग्स ऑफ योर सिलेबस। सिलेबस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस मॉड्यूल वाइज रिकॉर्डिंग्स के अंदर कवर्ड है। अपनी कन्वीनियंस, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से आप इन टॉपिक्स को कवर अप कर सकते हैं और अपनी एग्जाम प्रिपरेशन को अपने पेस पर, है ना, अपनी स्पीड पर, अपने टाइमिंग्स के हिसाब से कवर कर कर आप अपने एग्जाम को प्रिपेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ प्रैक्टिस के लिए चैप्टर वाइज और फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है वो मिल जाएंगे। बैंकर्स कैप्सूल कोर्स आपको एक कोलैबोरेटिव बेसिस यानी चारों सब्जेक्ट्स एक जगह पर और इंडिविजुअल सब्जेक्ट के लिए भी आपको चारों ही सब्जेक्ट्स के लिए कोर्सेज अवेलेबल हैं। आपको अगर चारों सब्जेक्ट्स की जरूरत है तो आप ये कोर्स ले सकते हैं, एल्स अगर आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करनी है तो आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट का कोर्स भी बैंकर्स कैप्सूल कोर्स में ले सकते हैं। देन कम्स द सुपर क्रैश कोर्स जहां पर लाइव क्लासेस होंगी। लाइव क्लासेस 24 लाइव क्लासेस रहेंगी और 24 लाइव क्लासेस में आपके JIB सिलेबस के चारों कंपोनेंट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करवाया जाएगा। ये लाइव क्लासेस मॉर्निंग इवनिंग में रहेंगी यानी बिफोर एंड आफ्टर द बैंकिंग आवर्स, सो दैट आपको एग्जामिनेशन प्रिपेयर करने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। लाइव क्लासेस जो रहेंगी उनके थ्रू आप अपना सिलेबस कवर करेंगे और डाउट्स आप साथ साथ अपने मेंटर से ले सकते हैं। साथ ही साथ आपको चैप्टर वाइज और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी यहाँ पर अटेम्प्ट करने को मिलेंगे। जैसे ही आपकी प्रिपरेशन हो जाती है तो प्रिपरेशन को पॉलिश करने के लिए आपको मॉक टेस्ट जो है उनको अटेम्प्ट करना है ताकि आपकी प्रिपरेशन एकदम अच्छे लेवल की हो जाए। देन देयर इज़ अ टेस्ट सीरीज फॉर दोज एस्पिरेंट्स जिनकी एग्जाम प्रिपरेशन हो चुकी है तो वो हमारे टेस्ट सीरीज में खुद को एनरोल कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज की हेल्प से दे विल बी एबल टू फोकस ऑन द एग्जाम ओरिएंटेड MCQs, ऐसे MCQs जो एग्जाम लेवल्स के हिसाब से बनाए गए हैं। जैसा करंट ट्रेंड एग्जामिनेशन में चल रहा है उन ट्रेंड्स को कंसिडर कर कर ये क्वेश्चंस डेवलप किए गए हैं। तो इन क्वेश्चंस की हेल्प से आप अपनी एग्जाम प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इन कोर्सेज में एनरोल करते टाइम प्रिवेलेंट डिस्काउंट कूपन को लगाना ना भूलें जो एक कोड के नाम से यहाँ पर लिखा हुआ है, सो दैट आपको मैक्सिमम डिस्काउंट की अवेलेबिलिटी हो पाए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने में या किसी क्वेश्चन को समझने में अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। अदरवाइज यू कैन कॉल अस और ईमेल अस एट hello@edutab.co.in। इसी तरीके से पढ़ते रहिए और आपकी एग्जाम प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी। टेक केयर एंड बाय बाय।